हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपन ने आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए एक तो मॉलिक्यूलर बायो की क्लासेस और दूसरी अपन ने जो इकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। सो आज का अपना सेशन इकोलॉजी वाला है। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के जो करेक्टर्स वगैरह हैं और पॉपुलेशन इकोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पॉपुलेशन इकोलॉजी जो आपकी इकोलॉजी वाले पोर्शन में मेंशन है, जो आपके स्कूल लेवल वाले सब्जेक्ट से हैं, लाइक आपके यूजी में नहीं है, पीजी में नहीं है, ये आपके सीनियर सेकेंडरी वाले में है पॉपुलेशन वाला। ठीक है, तो इकोलॉजी आप अपने को वहाँ से कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी वाली जो मेजर चीज़ें हैं उसको देखना है यहाँ पे। बाकी इस क्लास के अंदर अपन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और इकोलॉजी के सेशंस आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अपन यहाँ पे सारे करेक्टर्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट करेक्टर्स से क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन देखेंगे। सो पॉपुलेशन की सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पॉपुलेशन का एक सिंपल सा वर्ड हो गया कि कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है और स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है, उसको अपन वर्ड दे देंगे क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, सो अगर अपन सिंपली इसको डिफाइन करें, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया एट गिवन टाइम। ठीक है, सो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई पॉपुलेशन की। सो डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्वेश्चंस बनते हैं करेक्टर से कि पॉपुलेशन के करेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, उनके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, करेक्टर्स की बात करें अपन पॉपुलेशन के, जो मेन मेन करेक्टर्स होते हैं, और ये वीडियो है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए भी प्लस फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके बारे में। जो करेक्टर्स की बात करें तो एक तो आता है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी। और डेंसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो एज ए साइज के तौर पे। बर्थ रेट, ये कहेंगे अपन इसको नेटेलिटी। डेथ रेट, मोर्टेलिटी। इसके बाद में एज का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस एज ग्रुप के मेंबर्स कितने प्रेजेंट हैं, कौन से एज ग्रुप हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड्स, बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन का जो डिस्पर्सन पैटर्न है वो, और ग्रोथ कर्व, जो जिसको अपन ग्रोथ के अंदर अपन काउंट करते हैं। तो ये सारी आपके मेन मेन जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। ठीक है, सो डेंसिटी की बात करें, पहला करेक्टर, ठीक है, डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि जो टोटल नंबर है इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, किसी एरिया के अंदर, उसको अपन बोलेंगे क्या, डेंसिटी। तो सिंपली डिफाइन हो गया कि डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि किसी एरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उसको अपन डिफाइन करेंगे क्या, एज ए डेंसिटी के द्वारा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। डेंसिटी यहाँ पे आपको दो तरीके की देखने को मिलेगी, एक होगी आपकी क्रूड डेंसिटी और एक होगी आपकी इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि टोटल एरिया के अंदर जितने नंबर हैं उसको अपन बोलेंगे क्या, क्रूड डेंसिटी। और इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहने वाले अगर अपन एनिमल्स को काउंट कर रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे क्या, इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो क्रूड डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि सिंपल इसको लिख सकते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
इन टोटल एरिया, ठीक है। जितना मान लो आपके एरिया है टोटल, उसके अंदर जैसे मान लो आपके ये ऐसे कह सकते हो कि 40,000 वर्ग मील एरिया है, उसके अंदर आपके 2008 तो पोर्ट्स हैं, तो वो कितने के अंदर है? 40,000 एरिया आपने टोटल बताया है। तो ये तो हो गया क्रूड वाला। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो आपके 2008 तो पोर्ट्स है वो 40,000 वाले एरिया में सिर्फ किसी 1000 वर्ग मील वाले एरिया में रह रहे हैं, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी कौन सी होगी? जो 1000 वर्ग मील वाली हो गई, ठीक है। इसमें किस में आएगा? पर यूनिट एरिया के अंदर, टोटल एरिया नहीं होगा, ये होगा आपका पर यूनिट एरिया। सो क्रू डेंसिटी मतलब आपने रफली बता दिया कि मान लो आपके पास में 5 किलोमीटर का एरिया है, उस 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में आपने बताया कि यहाँ पे 100 बियर है, जो बालू है वो रहते हैं। आपने ये बता दिया कि पाँच, तो पूरा 5 किलोमीटर का एरिया है इसमें, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस 5 किलोमीटर की अंदर जो ये 1 किलोमीटर वाली रेंज है सिर्फ बालू यहीं रहते हैं, ठीक है। सो इकोलॉजिकल वाला कौन सा हो गया? ये जो रियल वाला एरिया है जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं उसको हो गया आपका इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब इसको मेजर करने के जो मेथड हैं काउंटिंग के, एक तो था आपका डायरेक्ट काउंट, ठीक है। जो बिग साइज के एनिमल्स हैं उसके आप नंबर को काउंट करने बैठोगे तो आप डायरेक्ट उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बर्ड्स का काउंट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे उसकी बारिश का टाइम होगा या कोई और भी सीजन होगा, उस टाइम पे आप उनके जो नेस्ट वगैरह है उसको काउंट करोगे, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट काउंट। फिर होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा आप किसी एरिया का अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, किस उसके अंदर कौन से इंडिविजुअल्स रह रहे हैं किस एरिया के अंदर, तो उसको आप वैसे डायरेक्ट काउंट करोगे एज ए किसी बिना किसी पैरामीटर के, हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग। फिर आपका आता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, ठीक है। फिर एक आता है आपके पीटरसन का जो मेथड है, मार्किंग मेथड ऑफ पीटरसन, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड आता है आपके सैंपल प्लॉट मेथड का, इसमें एरिया को डिवाइड करके, ठीक है, सैंपल प्लॉट मेथड। इसके अलावा फिर आप जैसे अदर के अंदर, अदर में जैसे आपके जो एनिमल्स हैं उनके जो फिकल पैलेट्स है उनको काउंट करके, उनकी जो वोकल कॉल फ्रिक्वेंसी है उनके बेस पे, नेट ट्रैप टेक्निक के द्वारा, पर यूनिट कैप्चर मेथड के द्वारा। तो अदर के अंदर आप क्या क्या लोगे? फिकल पैलेट काउंट, वोकल कॉल फ्रिक्वेंसी, नेट ट्रैप टेक्निक और पर यूनिट कैप्चर मेथड। तो ये हो गया आपके डेंसिटी के पैरामीटर्स को काउंट करने का मेथड, ठीक है। तो ये हो गया आपके डेंसिटी के। डेंसिटी में मोस्टली क्वेश्चन यही बनते हैं कि क्रूड वाला क्या है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज यहाँ से अपने को ध्यान रखनी। फिर आती है आपकी सेकंड करेक्टर है बर्थ रेट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं नेटिलिटी। सिंपल इसको डिफाइन करने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बी बराबर टोटल बर्थ और इनिशियल पॉपुलेशन के द्वारा। डेफिनेशन यहाँ बताने की जरूरत है नहीं कि डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, ये आपकी बर्थ रेट होगी, नेटिलिटी होगी। अब यहाँ पे आपकी दो कंडीशन आती है कि यहाँ पे आप जो बर्थ रेट है उसको दो पैरामीटर में देख सकते हो। एक तो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी, एंड सेकंड वन इज रियलाइज्ड नेटिलिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल के अंदर ये हो गया कि जो मैक्सिमम जो बर्थ रेट है, ठीक है, जो एक बायोलॉजिकल लिमिट तक है वो आएगी आपकी फिजियोलॉजिकल के अंदर, ठीक है। और रियलाइज के अंदर वो आएगी जो एक स्पेसिफिक टाइम के अनुसार होगी, तो वो होगी आपकी रियलाइज। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस डेफिनेशन और फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है बर्थ रेट से। सेम आपकी डेथ रेट, मोर्टिलिटी, इसमें भी वही होगा आपके फिजियोलॉजिकल और रियलाइज्ड वाला। फॉर्मूला की बात करें तो डी बराबर
टोटल नंबर ऑफ डेथ और इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, क्योंकि आपके डेथ रेट के अंदर और मोर्टिलिटी के अंदर, वैसे इसको अलग से भी ले सकते हैं अपन, जो सर्वाइवशिप कर्व होते हैं कुछ जगह यहीं पे साथ में दिया होता है, तो एक बार सर्वाइवशिप कर्व का भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। सर्वाइवरशिप कर्व, देखो सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर ये है कि टाइम के साथ में जो सर्वाइवल रेट है एनिमल्स की, उसको यहाँ से दिखाया जाता है। तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो सर्वाइवशिप कर्व है इसको आप बताओ कि कैसे कैसे होता है। देखो इसमें आपको दिखाना है तीन तरह के कर्व है। टाइप फर्स्ट कर्व ये रहा, टाइप सेकंड कर्व ये रहा स्ट्रेट लाइन वाला, और ये रहा आपके टाइप थर्ड। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ह्यूमन आएगा आपके टाइप थर्ड में, इधर आपकी एज और नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम समझो, जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले के अंदर देखो जो मोर्टिलिटी है वो अर्ली लाइफ के अंदर ही आ गई, सेकंड वाले के अंदर कांस्टेंट है, और थर्ड वाले के अंदर ह्यूमन वाले में देखोगे तो जो मोर्टिलिटी है, जो डेथ है, वो लास्ट लाइफ में आ रही है, ना कि अर्ली लाइफ में आ रही है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से हैं जिसके अंदर आपके डेथ वगैरह है वो यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को समझना है। टाइप फर्स्ट को बोलते हैं कॉनकेव, एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे आपके जो ओएस्टर है, टाइप फर्स्ट में आएगा। टाइप सेकंड इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपके हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा है, माइस है, वो आते हैं आपके टाइप सेकंड में। टाइप थर्ड की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आपका, ह्यूमन वाला, ह्यूमन है, रेबिट है। सर्वाइवशिप कर्व में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बने कि कौन से कर्व के अंदर जो डेथ है वो अर्ली लाइफ में हो रही है, तो आपका आंसर होगा टाइप फर्स्ट में। अगर पूछे कि कौन से कर्व के अंदर डेथ है वो लेट लाइफ में हो रही है, देन योर आंसर विल बी टाइप थर्ड एन एग्जाम्पल ह्यूमन। अगर पूछे कि डेथ और जो सारी जो चीज़ें इक्वल है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो है आपकी टाइप सेकंड वाला। तो ये चीज़ यहाँ से अपने को ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपके जो करेक्टर्स आता है अगला, एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। फोर्थ नंबर करेक्टर कौन सा था, एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इनको एज पिरामिड बोलते हैं अपन। एज पिरामिड, देखो आप कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर आपको सारे इंडिविजुअल सेम एज के देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इंडिविजुअल्स हो सकता है, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ उसके अंदर होगा यंग बच्चे होंगे, कुछ होगा एडल्ट होंगे। तीन तरह के आपको डिफरेंट एज के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड। तो मोस्टली आपको तीन तरह के एज के एनिमल्स है वो देखने को मिलते हैं। एक तो होता है प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड होता है आपका रिप्रोडक्टिव, और थर्ड होता है आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तीन तरह की एज आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। इसके आधार पर जो एज पिरामिड है वो होते हैं मोस्टली आपके तीन तरह के। ये चीज़ों को ध्यान रखना है, थ्री टाइप ऑफ एज पिरामिड। ठीक है, कौन से होंगे, एक तो होता है आपके एक्सपेंडिंग, एक होता है आपके स्टेबल, एंड थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग।
ठीक है, एच पिरामिड का ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एच पिरामिड से, इस चीज को समझना है। फर्स्ट और देखो एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंडिंग का मतलब ये हो गया कि जो बेस है वो नीचे से उसका चौड़ा है, मतलब पिरामिड के अंदर आपके जो सबसे ज्यादा नंबर्स देखने को मिलेंगे वो होंगे प्री रिप्रोडक्टिव के। अब यहाँ से तीनों का डायग्राम बनाते हैं ताकि आराम से समझ आ जाएगा वो। अब देखो ये है एक्सपेंडिंग, इसमें बेस देखो इसका नीचे से एकदम एक्सपेंड हो रखा है। सेकंड आपका स्टेबल, नाम से पता चल रहा है। और थर्ड है डिक्लाइनिंग, इससे भी नाम से आपको पता लग रहा है। अब देखो इसमें पिरामिड के अंदर जो सबसे नीचे नीचे होते हैं वो होता है आपके प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसके अलावा जो आपके इससे ऊपर होंगे वो होंगे आपके रिप्रोडक्टिव, और जो सबसे ऊपर होते हैं वो होते हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि कौन सा पिरामिड है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा एक्सपेंडिंग वाला, क्योंकि इस एक्सपेंडिंग के अंदर देखो आपके प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है। स्टेबल वाले के अंदर दोनों सेम सेम से हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग के अंदर आपके प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम है एज कम्पेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है। सो ये चीज़ अपने को समझनी है कि यहाँ से एक्सपेंडिंग के अंदर आपके प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे, और जो डिक्लाइनिंग वाला है वहाँ पे आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे। इस चीज़ को यहाँ से समझना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, स्टेबल वाला होता है वो बेल शेप्ड का होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछे कि बेल शेप्ड का कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा स्टेबल वाला। अगर पूछे कि अर्न शेप्ड का कौन सा होता है, अर्न मतलब होता है कलश, तो आपका आंसर होगा डिक्लाइनिंग वाला। तो ये चीज़ें दोनों आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे कि ग्रोइंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एक्सपेंडिंग वाला, ठीक है, जिसमें ब्रॉड बेस आता है। ये चीज़ यहाँ से आपको समझनी है। तो ये हो गया आपके एच पिरामिड, ये चीज़ का हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी साइज हो गया, बर्थ रेट हो गई, डेथ रेट हो गई, एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल लास्ट में एक बार देखेंगे। पॉपुलेशन डिस्पर्सन वाला, ठीक है, कि आपके पॉपुलेशन कैसे किसी एरिया के अंदर टोटल कैसे फैल रखी है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनिमल यहाँ पे ग्रुप बना के रह रहे हैं या रैंडम रह रहे हैं, किस पैटर्न में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सल बोल दो या फिर इसको डिस्पर्सन बोल दो, ठीक है। तो देखो एनिमल आपको एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एनिमल आपको सेम पैटर्न मिले। हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स हैं, एनिमल हो सकते हैं यहाँ पे आपको सेम पैटर्न में देखने को मिले, जैसे हो सकता है कि सारे एनिमल हैं वो सेम पैटर्न में रह रहे हैं। हो सकता है कुछ एनिमल गुच्छा बना के रह रहे हैं, हो सकता है कुछ एनिमल रैंडम रह रहे हैं। रहना उनके डिपेंड करता है कि नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर फूड रिसोर्सेज कैसे हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग कैसे कैसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो डिस्पर्सन पैटर्न तीन तरह का होता है। एक होता है रैंडम, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्लम्प और यूनिफॉर्म। नाम से पता लग रहा है, तीन डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये तो यूनिफॉर्म हो गया, मतलब सारे सेम पैटर्न में रह रहे हैं। ये आपका क्लम्प हो गया, मतलब गुच्छा बना के रह रहे हैं। और ये हो गया आपका रैंडम। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से बनते हैं। इस चीज़ का यहाँ से अपने को ध्यान रखना है। कहने का मतलब जहाँ पे आपको एनिमल्स के अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ मोस्टली होगा कौन सा, यूनिफॉर्म।
सो इफ कंपटीशन हाई, सो अगर कंपटीशन हाई होगा तो मोस्टली आपको वहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा, यूनिफॉर्म वाला। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो यहाँ से सिंपल ये क्वेश्चन बनता है कि अगर एनिमल हैं वो रैंडम तरीके से रह रहे हैं, क्लम्प तरीके से रह रहे हैं, या हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी पूछ ले बाई चांस, जैसे फर्स्ट किलोग्राम बनते नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सन वाला। फिर आता है आपके पॉपुलेशन ग्रोथ। ये ग्रोथ आपको एनवायरनमेंट के अंदर दो तरीके की देखने को मिलती है। एक आपकी एक्सपोनेंशियल और दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर आपको सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो एनिमल ग्रो ज़्यादा करेगा। हाई ग्रो, ठीक है, जे शेप का कर्व बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड है और फेवरेबल कंडीशंस है उसके लिए। लॉजिस्टिक के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज, हाई कंपटीशन, एस शेप का कर्व बनेगा, सिग्मोइड, ठीक है, और ग्रोथ होगी कैरिंग कैपेसिटी तक। अब चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। एक्सपोनेंशियल के अंदर देखो कर्व कैसे बनेगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ से नीचे टाइम और इधर आपकी पॉपुलेशन साइज है, डेंसिटी। यहाँ कर्व बनता है जे शेप का। जे शेप का देखना, यहाँ पे देखो ग्रोथ स्टार्ट हुई, अनलिमिटेड रिसोर्स है तो ग्रोथ आगे चलती जाएगी। सो इसको फॉर्मूले में डिनोट करते हैं डी एन डी टी बराबर आर एन। आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, जो आंतरिक वृद्धि होती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, और एन हो गया आपका साइज। आर निकालने के लिए आपको बी माइनस डी फॉर्मूला यूज करना है, मतलब बर्थ माइनस डेट। ये निकल गया आपका आर। कर्व कैसा बन गया आपका, जे शेप का। बस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो कौन सी ग्रोथ होगी, तो आपका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल वाली। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी एन बाई डी टी बराबर आर एन। कर्व पूछे तो आपका आंसर होगा जे शेप का। लॉजिस्टिक के अंदर ग्रोथ होगी वो कैरिंग कैपेसिटी तक होगी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट जो मैक्सिमम उसको सस्टेन करता है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, लॉजिस्टिक। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना, कई बार इसको एग्जाम में वरहल्स पल लॉजिस्टिक ग्रोथ ही बोलते हैं। वरहल्स पल लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब यहां से देखना, इसमें बनेगा एस शेप का, क्योंकि यहाँ पे ये कैरिंग कैपेसिटी आ गई, बस एनवायरनमेंट में ये मैक्सिमम यहाँ तक सस्टेन कर सकता था, और इसको अपन डिनोट करते हैं के द्वारा। सो इधर आपका टाइम, इधर आपकी पॉपुलेशन साइज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना फॉर्मूला है डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो आर अभी ऊपर बताया था, बी माइनस डी, ये होता है आपका कैरिंग कैपेसिटी। और अगर के निकालना है तो एन डिवाइडेड बाई टू करो, देन आपका आंसर आएगा के। सो अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कर्व कैसा बनेगा, एस शेप कर्व है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी डेफिनेशन ध्यान रखना अगर क्वेश्चन वैसे पूछ ले तो। और कैरिंग कैपेसिटी का लेना देना सिर्फ लॉजिस्टिक ग्रोथ में है, ना कि एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज दैट एनवायरमेंट कैन सस्टेन। ठीक है, ओवर टाइम बिना किसी डिस्ट्रॉइंग देयर रिसोर्सेज, मतलब बिना, मतलब यहाँ से बात ऐसे समझ सकते हो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है।
तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो मैक्सिमम ये सस्टेन करेंगे, जो ग्रोथ होगी, उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी, और इसको डिनोट करते हैं के द्वारा। तो यहाँ से आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर पूछे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो आपका आंसर होगा एस शेप का। फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके कंपटीशन है वो हाई होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि एक्सपोनेंशियल, तो आपका आंसर होगा dn/dt बराबर rn। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये मेन चीजें थी आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, फिर आपके एज पिरामिड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सरैपशिप कर्व ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पे स्कूल लेवल पे दी हुई है, यूजीपीजी लेवल वाली है नहीं। तो यहाँ से मोस्टली बस करेक्टर्स, इनकी जो डेफिनेशन वगैरह है इनका ध्यान रखना, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका थोड़ा एक बार देख लेना, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर जैसे फॉर्मूला वगैरह पूछ लेंगे, या फिर जो ग्रोथ कर्व है उनका पैटर्न पूछ लेते हैं कि कैसा क्या पैटर्न बनता है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखना है। और एक डेफिनेशन और ध्यान रखना बायोटिक पोटेंशियल की। बायोटिक पोटेंशियल, वर्ड गिवन बाय चैपमैन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव है किसी स्पीसीज की, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। तो यहाँ से सिंपल ध्यान रखो, अंडर फेवरेबल कंडीशंस मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन स्पीसीज, इसको क्या बोलेंगे, बायोटिक पोटेंशियल। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन यहाँ से आती है क्वेश्चन की। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, कल अपन डिस्कस कर लेंगे पहले ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में आपका कम्युनिटी इकोलॉजी वाला। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसका ध्यान रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सारी चीजें बता दी हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आपके पीजी लेवल के टेस्ट वहां पे चालू होंगे। सो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप देख लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।